हेलो गाइस, वेलकम टू एस पाठशाला। कैसे हो आप सभी? मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताइए। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक। आई होप कि विद इन 1 वीक हम इसको कवर कर पाएँ। आप सभी को हमारा साथ देना है। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और यूट्यूब वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ जिनको एनसीईआरटी क्लास 10th की ज़रूरत है उसके साथ शेयर करो। गाइस जल्दी करिए और हमारा साथ दीजिए, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ आवर एनसीईआरटी बुक। इस बुक के अंदर टोटल हैं 16 चैप्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई to cover the chemistry. Here first chapter is about the chemical reactions and equations. हमारी ये वीडियो इंग्लिश में रहेगी, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्स। गाइज चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 के अंदर हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री को और इसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कैसे कैसे होती है और वो जो रिएक्शन होती हैं बेसिक रिएक्शंस के बारे में हम जानेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपकी जो डेली लाइफ के अंदर जो सिचुएशंस होती हैं उनके बारे में आप सोचिए। सबसे पहले आता है मिल्क। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर्स ड्यूरिंग समर्स। दूध को हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं गर्मियों के समय में। और एक जो तवा होता है हमारा लोहे का, या फिर पैन होता है, या फिर नेल होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कील, जिसको हम कोई भी चीज़ों में फिट करनी होती है, फिक्स करनी होती है, दरवाज़ों में खिड़कियों में वहाँ लगाते हैं। और उसको जब हम ह्यूमिड टेम्परेचर के अंदर, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के अंदर हम उसको छोड़ देते हैं, या फिर जो ग्रेप्स होते हैं वो फर्मेंट हो जाते हैं और जो खाना होता है वो पका हुआ होता है, बना हुआ होता है, और जो खाना हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है। एंड वी रेस्पायर, और हम सांस लेते हैं। In all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. Guys, ये जितने भी एग्जांपल्स आपको ऊपर दिए गए हैं इनकी जो सिचुएशन होती है कुछ टाइम के बाद वो चेंज हो जाती है। आप पहले से ही जानते हैं कि फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा। मैटर क्या होता है, कैसे मैटर की जो डिफरेंट स्टेट्स होती है कैसे चेंज होती है ना। तो फिर कभी भी जब केमिकल चेंजेस होते हैं तो वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. आगे इस चैप्टर में हम जानेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है या फिर हो रही है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और हमें कैसे पता चलता है एक केमिकल रिएक्शन के बारे में, उनको हम इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले आती है हमारी एक्टिविटी 1.1। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। मतलब ये जो एक्टिविटी है आपको अपने टीचर की प्रेजेंस के अंदर, यानी आपका टीचर आपके साथ हो तभी आपको परफॉर्म करनी है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वर वियर सूटेबल ग्लासेस। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को कवर करना है, अपनी आइज़ को ग्लासेस से कवर करना है, और एक आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा मैग्नीशियम रिबन लेना है जिसकी लेंथ होगी 3 से 4 सेंटीमीटर। और फिर उसको जो सैंड पेपर होता है जिसको हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं उसके साथ आपको उसको रब करना है और फिर उसको पकड़े रखना है विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स की मदद से आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प। और यहाँ पे जो एक हादसा दिखा रखा है इसने बर्नर की मदद से एक लैम्प को ऑन जला रखा है, और फिर जो ऐश निकलता है, राख को हम ऐश बोलते हैं। और फिर ये जो होता है इसको रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से जो आग हो रही है और फिर उसके बाद जो राख निकल रही है उसके अंदर, उसको आपको एक वॉच ग्लास के अंदर कलेक्ट कर लेना है।
और आपको ये ध्यान रखना है कि इस एक्टिविटी के अंदर आप अपने बॉडी पार्ट्स को बचा के रखें, अपनी इस आग से दूर रखें। फिर आप बताइए इस एक्टिविटी को करने के बाद कि आपने इसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया। अब बताते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। सो यहाँ पर जब ये आग जल रही थी तो इसकी आग का जो कलर था वो था वाइट। ओके, वाइट flame and changes into a white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. So guys, मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ कि आप सभी को पता है कि हमारी एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं हमारी एटमॉस्फेयर में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, राइट। सो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ। ओके, नाउ वी हैव आवर सेकेंड एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 1.2। टेक lead nitrate solution in a test tube, add potassium iodide solution to this. What do you observe? यहाँ पर दो चीज़ों को हमें मिक्स करना है, एक लेना हमें नाइट्रेट सॉल्यूशन, दूसरा हमें लेना है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। उन दोनों को मिक्स करके आप इसके अंदर देख सकते हो और फिर हमें बताना है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसके कलर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। इसके बाद हमारी एक्टिविटी है 1.3। आपको जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं कॉनिकल फ्लास्क में। ओके, ये वाला एक्सपेरिमेंट इसके लिए है, राइट। ऐड डाइल्यूट हाइपोक्लोरिक एसिड, और आप इसके बजाय सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हैं। और आपको जो एसिड जब आप हैंडल करोगे तो उसको बड़े ध्यान से आपको हैंडल करना है। हाउ डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स? आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? ओके, आपको देखना है क्या टेम्परेचर के अंदर कोई चेंजेस हुए हैं इस केमिकल रिएक्शन से। फ्रॉम द अबोव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस help us to determine whether a chemical reaction has taken place. अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर इनके अंदर चेंजेस आते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। आई होप कि स्टेट्स का आपको पता है, जैसे सॉलिड स्टेट हो गई, लिक्विड स्टेट हो गई, क्रिस्टल स्टेट हो गई एंड गैसियस स्टेट हो गई। चेंज इन कलर, सो यहाँ पे रिएक्शन का, जैसे मैग्नीशियम वाली रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बना था तो उसका कलर वाइट हो गया था, राइट। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब जब गैस रिएक्शन हो रही है तब गैस उसमें ऐड हो रही है और बहुत बार जो गैस होती है वो रिलीज भी होती है। चेंज इन टेम्परेचर, जो हमारी लास्ट एक्टिविटी थी इसके अंदर आपको मिला है कि टेम्परेचर में भी चेंज आया है। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. अगर हमारे आसपास कोई भी चेंज होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। आगे आने वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स और उनकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं कि वो एक छोटा सा तरीका होता है जिसके माध्यम से हम हमारी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर। अब इस रिएक्शन के अंदर जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। अब ये डिस्क्रिप्शन हम जब सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाता है, और जब हम एक छोटे तरीके में हमें लिखना होता है तो हम इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट को बनाते हैं। इसके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो केमिकल चेंज होता है उनके अंदर, और मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स का काम करते हैं, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। वर्ड इक्वेशन दिखाती है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर विद एन एरो। एरो जो बीच में आपको दिख रहा है ये दिखाता है कि एक साइड वाले रिएक्टेंट हैं और जो दूसरी साइड वाले हैं वो प्रोडक्ट हैं।
यहाँ पर जो प्लस का साइन है वो दिखाता है कि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। ये चीज़ें रिएक्शन के अंदर बिल्कुल फिक्स होती हैं। एरो जिस तरफ होगा, मतलब जिस तरफ से एरो की जाने की जो मार्क होगा वो उसके सामने होगा प्रोडक्ट और पीछे की साइड होगा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स आर रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में होंगे और रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। और जो एरो है वो हमारी जो रिएक्शन होती है उसकी डायरेक्शन को शो करता है। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, ऐसी ही आपको आगे चल कर के अगर आप केमिस्ट्री ही लेते हो, आपकी 11th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर, या फिर आप आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आपकी पीएचडी के अंदर भी आपको रिएक्शंस ही मिलेंगी। अब हम देखते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन लिखने का क्या तरीका होता है। क्या कोई छोटा वे होता है केमिकल इक्वेशन लिखने का? क्या हम केमिकल इक्वेशन को और कॉन्साइज करके लिख सकते हैं? क्या हम केमिकल फॉर्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं? अब हमें केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें फॉर्मूलाज को याद करने पड़ेंगे कि मैग्नीशियम लिखने का क्या फॉर्मूला है, ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है, और जो हमारा प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब Mg होता है मैग्नीशियम, O2 होता है ऑक्सीजन, MgO होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपकी टेबल होती है जिसको बोलते हैं हम पीरियोडिक टेबल। वहाँ से आपको इन एलिमेंट्स के नाम याद करने हैं। सबसे बेसिक बात है, आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको आपके एलिमेंट्स का नाम याद होना चाहिए, उनको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस आपको याद होने चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर बिल्कुल बेसिक्स बातें होती हैं। ये आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके बिल्कुल लास्ट में आपको मिल जाएगा पीरियोडिक टेबल। अगर आपकी इस बुक के अंदर नहीं है तो आप 11th क्लास की बुक देख सकते हो या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। और आपको ऐसी भी टेबल मिलेगी जिसके अंदर आपको इनके जो फॉर्मूलाज हैं कि हम जैसे वर्ड हो गया मैग्नीशियम, उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर कैसे लिख सकते हैं। नॉर्मली रिएक्शंस के अंदर हम शॉर्ट फॉर्म का ही यूज़ कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो। सो गाइस, इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या करना है कि हमें एटम्स के नंबर को काउंट करना है, क्योंकि रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होता है ताकि राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल रहें। Is the number of atoms of each element on the is the number of atoms of each element the same on the both of the sides? If yes, then the equation is balanced. अगर हमारी इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों साइड बराबर हैं तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर इक्वल नहीं है तो फिर वो कहलाती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, क्योंकि जो मास होता है वो सेम नहीं होता दोनों साइड में। तो फिर जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन के अंदर एक स्कल्टन का काम करती है। अब हम जानते हैं थोड़ा डीप में व्हाट आर द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। अब आपको याद करना है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने आपकी 9th क्लास के अंदर पढ़ा है। Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reactions. So आपको ये याद करना है। That is, the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactant, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट का मास है वो रिएक्टेंट के मास से इक्वल हो जाए। और दूसरी भाषा में जब दूसरे वर्ड्स में जब हम बात करते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं।
Next, we have the reaction of zinc plus sulfuric acid forms zinc sulfate and hydrogen. अब हमारी जो ये रिएक्शन है ये हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाती है. Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. Let us examine the number of atoms of different elements on both sides of the arrow. अब हम इसके अंदर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में हैं और कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के अंदर हैं. तो जिंक हमारा एक एटम है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी एक ही है. और हाइड्रोजन हमारे दो हैं, सेम है दोनों में. सल्फर भी सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है. तो यहाँ पर जो हमारी रिएक्शन के अंदर सेम है वो है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आती है Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2. अभी हमारी बैलेंस नहीं है क्योंकि Fe रिप्रेजेंट करता है आयरन को. हमारे रिएक्टेंट्स के अंदर आयरन 1 एटम है और हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर आयरन के 3 हैं. अब आता है हमारा स्टेप 1. टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला. डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन. अब हमें बॉक्स बनाने हैं. Fe हमारे जो भी एलिमेंट है वो एक पर्टिकुलर बॉक्सेस के अंदर होने चाहिए ताकि कुछ भी बाहर ना हो और हमें समझने में कोई प्रॉब्लम भी ना आए. फिर हमें एक लिस्ट बनानी है कि कौन सा एलिमेंट के पास कितने नंबर हैं. अब Fe की बात आती है तो 1 रिएक्टेंट में है और 3 प्रोडक्ट्स में है. हाइड्रोजन 2 रिएक्टेंट में है और 2 ही प्रोडक्ट में है. अब आता है ऑक्सीजन, एक एटम रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में ये 4 है. अब आता है हमारा थर्ड स्टेप. It is often convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms. It may be a reactant or a product. In that compound, select the element which has the maximum number of atoms. Using these criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms in the RHS and only 1 in the LHS. तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो सबसे बड़ा होगा जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे हमें उसको सेलेक्ट करना है हमारे रिएक्शन के अंदर. तो फिर हमने सेलेक्ट करा है Fe3O4 को.